पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय की अगर मैं बात करूँ तो अपने हक की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा कि सरकारें भी आती जाती रहती हैं, झूठे आश्वासन भी दिए जाते हैं। उसी के बाद आपने देखा कि किस तरह से जो है बीजेपी ऑफिस भी गए, और आपने देखा कि रविंद्र राणा जी खुद जो है पहले इनके पास आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। लेकिन आपने ये भी देखा कि इनकी बात जो है वो सुनी नहीं गई। उसके बाद में जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर 18 तारीख तक की इन्होंने ये जो कॉल दी है कि ये गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, तो रवि हम जी हैं, रवि जी, बहुत वक्त जो है वो लग रहा है। आपके जो अगर वर्कर्स की बात करें, वो भी जो है अब निगाहें उनकी आपकी तरफ हैं कि क्या जो है आप आश्वासन लेकर आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अब हमारा आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है। आश्वासन लगातार 25 साल 28 साल से मिलते आ रहे हैं। जैसा अभी हमने 18 अप्रैल को जो प्रोग्राम दिया है एलजी हाउस का, एलजी हाउस घेराव करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों जब हमने रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया, जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया, तब हमारी एक मीटिंग तय हुई थी एलजी साहब के साथ। 9 मार्च को जब हम एलजी साहब के साथ मिलने गए तो वो अनफॉर्चुनेटली बीमार थे, वो नहीं मिल पाए। तब हम उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नितेश्वर कुमार जी, तब उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई थी और हमने सारी डिमांडें उनको बताई थी। तो उन्होंने हमें वादा किया था कि मैं ये इसका नोट बना के एलजी साहब के सामने पुट ऑफ करूंगा और जैसे ही एलजी साहब स्वस्थ होते हैं आपको दोबारा मीटिंग करवाई जाएगी एलजी साहब के साथ। मैम 1 महीना हो गया लेकिन आज तक वो मीटिंग नहीं हुई और हमें मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट और हमारी पेंडिंग वेजेस। तो सरकार चाहती, एलजी साहब चाहते तो वहां से भी अनाउंस कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए एलजी साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को जो हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपके तमाम मसलों पे काम शुरू हो जाएगा, रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 1.5 साल गुजर गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो भेदभाव आपके साथ जम्मू वालों के साथ पहले होता रहा है 317 हटने से पहले, वो अब नहीं होगा, अब आपको प्रॉपर वेजेस मिलती रहेगी। लेकिन ये सवाल मेरा भी आपसे रहेगा कि 370 के बाद क्या बदलाव देखा? मैम, जम्मू वालों के लिए तो कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि हमें पहले भी साल में 2 3 4 वेजेस मिलती थी, आज भी वही हाल है। अब पिछले दिन देखो, पिछले साल की बात करूं, जब हम उनके साथ मिलके आए तो उन्होंने कहा था कि अब आपको वेजेस प्रॉपर मिलेगी, लेकिन पिछले साल भी हमें 3 महीने की वेजेस कम मिली, साल में 9 वेजेस मिली। इस बार लेटेस्ट अभी फरवरी की बात करूं, फरवरी महीने में कश्मीर की वेजेस पूरी मिली है और हमारे जम्मू में 6 दिन की वेजेस आई थी। उसके बाद हमने चीफ इंजीनियर ऑफिस में जब हंगामा किया तब 5 दिन की वेजेस और बढ़ाई और वो 11 दिन की वेजेस, 28 दिन काम करने के बाद जम्मू प्रोविंस को 11 दिन की वेजेस मिली। कहां है 317 हटने के बाद, कहां भेदभाव दूर हुआ? जम्मू में पीएचई वालों के साथ तो कोई भेदभाव दूर नहीं हुआ। हम पहले भी 1700 लेते थे, आज भी 1700 रुपये ले रहे हैं। 28 साल से हम लगातार अपनी रेगुलाइजेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो कि 7 साल के बाद हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए थी। पहले तो कहते थे कि हिंदुस्तान का कोई कानून यहाँ पे लागू नहीं होता था या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर यहाँ पे लागू नहीं होते थे क्योंकि 317 है। अब 317 हटे हुए भी 3 साल होने को हैं, लेकिन इक्वल वर्क टू इक्वल पे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, आज तक वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की और लेबर लॉज कहते हैं कि अगर कोई परमानेंट नेचर का जॉब है आप वहां पे डेली वेजर लगा नहीं सकते। अगर आपने डेली वेजर लगाया है तो अगर वो 240 दिन एक फाइनेंशियल ईयर में आप पूरे करता है तब उसको आपने रेगुलाइज करना पड़ेगा। मैम, यहाँ 28 साल हो गए। जब भी बात होती है डेली वेजर्स के बारे में तो हमेशा से तो यही कहा जाता है भाजपा की तरफ से कि सीएम हमारा होगा फिर ही काम तुम्हारा होगा। मैम, जब पीएम नहीं कर पाया, होम मिनिस्टर नहीं कर पाया, राष्ट्रपति नहीं कर पाया, एलजी नहीं कर पाया, तो सीएम क्या कर लेगा? सीएम कुछ नहीं कर पाएगा। ये इनके एक इलेक्शन ट्रेंड बना के रखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि अगर 60,000 डेली वेजरों का मसला हल नहीं हुआ तो सीएम के ख्वाब ख्वाब रह जाएंगे। ये इनको खुद सोचना पड़ेगा। जब 25 सीटें ली थी तो तब इन्हीं डेली वेजरों से ली थी। इन्होंने ही वो वोट बैंक एकदम से ट्रैक चेंज किया था जब इन्होंने वादा किया था मोदी जी के आने के ऊपर। काम ना करने के बाद उन्होंने 25 का 50 कर दिया। मैम, ये अब खुद पता चल जाएगा इनको। ये तो एक मेरे ख्याल, मेरी समझ में जहां तक आता है कि अगर बीजेपी इस काम को करने से चूक जाती है तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी खुद बड़े अच्छे तरीके से जानती है। जो इनके उस वक्त के प्रेसिडेंट थे निर्मल सिंह जी, जज जुगल किशोर, जो आजकल पार्लियामेंट में सांसद हैं,
ये उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनको पता है कि अगर इनको 25 सीटें मिली थी तो उसमें डेली वेजर का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि डेली वेजर ने एक कैंपेन चलाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ कि इन लोग पार्टियों ने हमारा शोषण किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था एएमएम स्टेडियम में जब मोदी जी आए थे कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले 370 के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा मुद्दा है तो वो डेली वेजर का है, हमारी सरकार आएगी तो हम इस मसले का हल करेंगे। तब डेली वेजर ने विश्वास करके इन लोगों को इनके फेवर में कैंपेन की और उन लोग पार्टियों को हरा के इन लोगों को 25 सीटें दिलवाई थी। अगर ये इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इनको खुद पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगी तो ये 50 पार की बात करें, ये 5 भी नहीं जा पहले तो कोई ना कोई कह देंगे कि आपको कर दिया जाएगा। मैम कर दिया नहीं जाएगा, अगर करेंगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज झूठे लारे चलने वाले अब नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी भी इनके पीछे पीछे इनका बेड़ा गर्क करने के लिए शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा। अगर ये काम करेंगे तभी लोगों से वोट मिलेगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो 3 बार चढ़ा चुके हैं, 2014 में, 2019 में और 2020 में डीडीसी इलेक्शन में। अब चौथी बार चढ़ना नामुमकिन सी बात है। ये खुद फैसला करें कि वोट चाहिए या कि राजनीति करनी है। राजनीति वोट, काम करेंगे तो वोट मिलेगा। अगर डेली वेजर का मसला हल होगा तभी ये ख्वाब देख सकते हैं कि 50 पार की बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो नामुमकिन है। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3000 से लेके 5000 तक डेली वेजर है, और जब 5000 लोग इनके खिलाफ कैंपेन करेंगे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो तब इनको खुद सोचना चाहिए कि क्या होगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से यहाँ पर 18 अप्रैल को जो ये है गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे और इन्होंने ये फैसला लिया है कि नवरात्र और रमजान में जो ये पानी बंद नहीं करेंगे ताकि आम जनता को जो है वो सफ़र ना करना पड़े, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी आपकी जो मांग है वो काफ़ी समय से पेंडिंग ही चलती है। हमारा यही है, जैसे 2 धरना प्रदर्शन हमारे हुए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उठे तो रविंद्र रैना जी को उठे, उसके बाद मिलने के बाद एलजी हाउस में मिलने के उपरांत हमें थोड़ा सा आश्वासन था कि हमारे डेली वेजरों की जो डिमांड है उसका कुछ न कुछ मसला हल होगा। तो 1 महीना निकल गया है, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमने अपना गोल्डन पीरियड है वो दे दिया है डिपार्टमेंट को। अभी ये बच्चों का इशू है, बच्चों का जीवन का मसला है, तो खुद के लिए हम आश्वासन लेते रहे, अपना टाइम निकालते रहे। अब बच्चों का मसला है, इसलिए हम प्रशासन को माफ़ करने वाले नहीं हैं। हम कोई उल्टी सीधी डिमांड नहीं कर रहे। हमारी जो डिपार्टमेंट में हमने 25-25 27 साल सेवा दी है उसका हक हुकूक हम मांग रहे हैं। तो जो हमारा राइट्स बनता है वो प्रशासन दे दे, नहीं तो ये धरने प्रदर्शन घेराव जारी रहेंगे। जैसे 18 अप्रैल को एलजी हाउस का घेराव का कार्यक्रम है, तो मैं कह नहीं सकता, जन सैलाब आएगा डेली वेजर का उस समय, तो प्रशासन से संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले स्थिति खराब हो तो प्रशासन हमारी डिमांडों को हल करे, तो नहीं तो जैसे पिछले 2 प्रदर्शन रहे तो प्रशासन विफल रहा हमें रोकने में। अब भी हमने वही नीति अपनाई है। तो एलजी घेराव करने के उपरांत जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके बाद हमारे साथी बैठ के फिर तय करेंगे अगला कार्यक्रम कैसा और क्या होगा। मगर आपके माध्यम से स्पष्ट है, हमारे बच्चों को इश्यू है, हम प्रशासन को अब माफ़ करने वाले नहीं हैं। अब लारे से आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हमारी जो 3 मुख्य डिमांडें हैं जिसमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, मिनिमम वेज एक्ट है, तो पेंडिंग वेज है जो हमारा 7-7 साल का तकरीबन बनता है, वो गवर्नमेंट दे दे, तो नहीं तो हालत ख़राब होगी, उसका जिम्मेवारी जो है प्रशासन को होगी। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसा लगता है जब सरकार जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाती है और आपके बच्चों के स्कूल की जो फ़ी है वो भी नहीं देती? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अपने जम्मू प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के प्रशासन जो हमारे महोदय गवर्नर साहब जी हैं, तो और भी हमारे जो यहाँ पे सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आज उनको पता है कि आज के जो हालात हैं जो जम्मू कश्मीर के, जैसा कि अभी कोविड ख़त्म होने के बाद स्कूल खुल चुके हैं, वहाँ पे स्कूल की फ़ीस और उसके बाद अपना ये उनके बुक्स का जो खर्चा है और उनके जो आने जाने का जो, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि पूरे तेल के जो भाव है वो कितने आसमान छू रहे हैं। तो उस वजह से क्या है कि हमारा जो जम्मू के, हम ये चाहते हैं कि ये सरकार हमें ये बताए कि हम बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे, कि जो ये 6700 रुपये हमें दे रहे हैं वो भी हमें टाइम टू टाइम नहीं मिलता है। अभी फरवरी महीने की 6 दिन की वेजिस और मार्च महीने की अभी पेंडिंग है, और ये अप्रैल का महीना, आज नवरात्रे ख़त्म होने वाले हैं, त्यौहार चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? हमें तो अब ये इस प्रशासन के ऊपर से पूरा यकीन उड़ गया हुआ है कि ये प्रशासन
हमारे लोगों के हित में कुछ नहीं करने जा रहा है। और इसी हालात को देखते हुए आज आप जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए कि आज जैसे कि पंजाब में इलेक्शन हुए तो आम आदमी पार्टी एंटर कर गई है, और उसी के चलते आज जम्मू की जो लहर हम देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये लोग आम आदमी की पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। और उसका मेन कारण है जम्मू कश्मीर के प्रशासन की नालायकी, क्योंकि हमने जम्मू वालों ने इनको 25 सीटें दिलवाई थी, लेकिन आज वो ऐसे हालात क्यों बन गए हैं कि आज जम्मू के लोग इनसे नाराज़ हैं, 370 टूटने के बाद नाराज़ हैं। क्यों ऐसे हालात इन्होंने बनाए? और ये हालात बनाने वाले यहाँ पे हमारे जो पुराने एमएलए वो भी शामिल होंगे, और हमारी जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि हमारा जेन्युइन मसला है 60,000 डेली वेजर का। अगर ये हल नहीं करते हैं तो जैसे हमने पुरानी सरकारों को बाहर रखा और नई सरकार को भी हम यहाँ से हम हटा देंगे। और आने वाली 18 तारीख को जो हमारा जो गिराव है गवर्नर हाउस के बाहर, वो हमने प्रशासन के साथ अब ये आखिरी लड़ाई है, क्योंकि हम बार बार हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम काम करते हैं तो हमें उसका वेतन चाहिए। अगर ये वेतन नहीं दे सकते हैं, एक आर्डर निकालिए। ये 60,000 डेली वेजर आज हम लिख के देते हैं कि हम इस प्रशासन के अंडर काम नहीं करना चाहते, कि जो लोग हमारा वेतन नहीं दे सकते हम मुफ्त में काम क्यों करेंगे। और ये चीज़ प्रशासन को भी ये सोचनी है कि 7-8 दिन के अंदर ये हमारा कोई फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हम इस जीने मरने के लिए अब तैयार हैं, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह से अभी आप 18 अप्रैल की बात कर रहे हैं, क्या जितने भी 61,000 डेली वेजर्स हैं सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और राज्यों की बात करवान से आ रहे हैं? देखिए मैडम, जम्मू बुलेटिन का और आपका शुक्रिया। जैसे आपने 61,000 की बात की, 61 हमने PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड सिर्फ PHE जम्मू प्रोविंस के लोगों को कॉल की है, और उसमें करीब 20-22,000 लोग बनते हैं। तो हमारा आपके माध्यम से सभी डेली वेजर भाइयों से क्या से है कि 18 अप्रैल को 10 बजे चीफ ऑफिस में आइए, और जो हमारा पीसफुल मार्च गवर्नर हाउस घेराव की तरफ है, हमने वहाँ जाना। ये करो मरो की नीति है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हमें CM बनाइए, हमने पंच से लेके सरपंच से लेके सांसद और सांसद लेके PM तक उन्हीं लोगों का है। और कितनी सत्ता चाहिए और सत्ता की कितनी पावर चाहिए, तो हम इन लोगों की बातों पे कितनी देर और विश्वास करें, ये कम से कम अपना स्टैंड क्लियर करें। और LG प्रशासन से 11 नवंबर 2020 मिलने के बाद जो हमारी बातचीत रुकी हुई थी, वो 9 मार्च को दोबारा शुरू हुई। नीतीश कुमार जी से हमारी बात हुई, और वहाँ पे हमें ये लगा था कि 1-1.5 महीने के बाद अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। और कल भी हमने एक फाइनेंस की SRO 520 और SRO 64 पे एक मीटिंग सुना हुई है, उसका क्या क्लियर अभी तक हमें क्लियर नहीं है। और हमें ये महसूस होता कि जो PM साहब की जो 24 को जम्मू कश्मीर में जो विजिट है, उसको लिए हम लोगों को शांत करने के लिए या हम लोगों को लार लप्पे में रखने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए एक मीटिंग ऐसी कॉल की गई है। तो हम अपने सभी साथियों ये कहना चाहते हैं, ऐसी मीटिंगें पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं। हम तब तक विश्वास किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी पार्टी पे नहीं करने वाले जब तक ना हमारी ज्वाइनिंग रिपोर्टें पढ़े, वो भी SRO 64 के तहत जितने लोग लगे, 94 से लेकर 2015 तक जितने लोग लगे PHE एम्प्लॉय जम्मू प्रोविंस में या कश्मीर प्रोविंस में, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए और सरकार उसकी घोषणा करे, हवाई घोषणा ना करे जैसे PDD की गई है। तो 18 अप्रैल के बाद हम यहीं से अगली रणनीति की घोषणा करेंगे कि हम लोगों ने आगे क्या करना है। पवित्र नवरात्रों का महीना था, उसके बाद रमज़ान भी शुरू हुआ, और हम लोग इसमें जनरल पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहते। तो हमारी जनरल पब्लिक को हाथ जोड़ के ये बेनती है कि हमारा साथ दीजिए। आने वाले टाइम में हम मजबूर हैं, अगर सरकार हमारी डिमांडें पूरी नहीं करेगी तो हम किसी भी स्थिति तक जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट को हम चलाते हैं उसको पूरे का पूरा ठप करने की पोजीशन हमारे में है, ये आने वाला टाइम बताएगा। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से अगर हम 18 अप्रैल की बात करें, उन्होंने सीधा कहा है कि हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। और आप देखिए कि 2-2.5 सालों के बाद में बच्चे जो है फाइनली फॉर्मल एजुकेशन के लिए जो है वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो इनके बच्चे जो हैं वो भी स्कूलों की तरफ जाएंगे, तो किस तरह से जो ये फीस भरेंगे उनकी। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर नवरात्रे और रमज़ान के चलते जो है इन्होंने कहा है कि जनरल पब्लिक को जो है कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए जो है इन्होंने एक अहम फैसला लिया है कि उसके बाद ही बताएंगे 18 अप्रैल के बाद की आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।